हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट के बारे में। स्टेटस ऑफ वुमेन एंड एम्पावरमेंट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या हम देखते हैं, क्या क्या हम इसमें सीखते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी के बारे में। स्टेटस ऑफ वुमेन ऑफ सोसाइटी के इंट्रोडक्शन के बारे में जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि महिलाएं समाज की आधारशिला हैं, कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का वास्तविक मापदंड वहाँ की महिलाओं की स्थिति और उसके प्रति दृष्टिकोण से लगाया जा सकता है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विज्ञान मिडवाइफरी के अध्ययन में महिला केवल एक रोगी नहीं बल्कि एक माँ, एक देखभाल करने वाली और समाज की निर्माता मानी जाती है। अतः महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना नर्सिंग और मिडवाइफरी के छात्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो महिलाएं क्या होती हैं? एक समाज की आधारशिला होती हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए, कोई भी देश हो उसकी प्रगति के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके दृष्टिकोण से मिडवाइफरी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं वो अध्ययन करके महिलाओं का इलाज कर सकें, उनकी मानसिक, आर्थिक और उसकी जो शारीरिक कोई भी प्रॉब्लम होती है उनको जो है वो ट्रीटमेंट कर सकें। इसलिए स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी में महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि वो शिक्षित हैं तो एक माँ नहीं है, वो एक अच्छी माँ भी बन सकती हैं, एक शिक्षित लेडी भी बन सकती हैं, एक शिक्षित किसी भी रूप में हम उसको लेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से अपना रोल प्ले करती हैं। इसके बाद देखिए, हम देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में महिलाओं को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। उन्हें गृह लक्ष्मी और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। वैदिक काल में महिलाएं शिक्षित, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक निर्णयों में भाग लेती थीं। लेकिन समय के साथ मध्यकालीन में महिलाओं की स्थिति गिरने लगी। पर्दा प्रथा आ गई, सती प्रथा आ गई, बाल विवाह आ गया और स्त्री शिक्षा पर प्रतिबंध जैसे प्रावधानों ने महिलाओं को समाज में अधीन बना दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महिलाओं ने पुनः अपनी शक्ति को पहचाना और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। तो पहले क्या होता था कि महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे अंग्रेज़ों का राज आया, अंग्रेज़ों के राज्य के बाद महिलाएं जो है वो पर्दा प्रथा में रहने लगी। जब हम राजा महाराजाओं का शासन होने लगा तो महिलाओं को पर्दा करना पड़ा, ठीक है, उनको सती होना पड़ा, बाल विवाह करने पड़े। तो तब से महिलाओं की जो स्थिति है वो गिरती चली गई और वो पुरुषों के से निम्न हो गई, पुरुषों से नीचे मानी जाने लगी। पहले ऐसा नहीं होता था, ये अभी ऐसा होने लगा था, ठीक है। उसकी शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया तो वो शिक्षित नहीं होती थी, तो उनको पता ही नहीं होता था क्या सही है क्या गलत है, तो वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं रही। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले समान भाव से पुरुषों और महिलाओं में कोई भी भेद नहीं किया जाता था। ये बाद में होना शुरू हुआ, तब से ही महिलाओं की स्थिति खराब होती चली गई। इसके साथ ही आधुनिक युग में महिलाओं की स्थिति, ठीक है, स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न एरा। तो मॉडर्न एरा में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आज की महिलाएं शिक्षित हैं, आत्मनिर्भर हैं, अधिकारों के प्रति सजग हैं, उनसे राजनीतिक, विज्ञान, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। फिर भी कई क्षेत्रों में महिलाएं अभी भी भेदभाव और असमानता का सामना कर रही हैं। तो अभी क्या हो गया कि अभी ज़्यादातर महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, आर्थिक स्थिति से मजबूत हो रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं, लेकिन फिर भी अभी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं का डेवलपमेंट नहीं हुआ है या नहीं होता है। इसके बाद देखिए, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए अनेक सरकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, महिलाएं हेल्पलाइन 181 योजना, सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना। ये सारी जो योजनाएं हैं वो महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य की जो स्थिति है उसको सुधार लाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई हैं। इनमें जो है महिलाओं को
काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है, बहुत सारी नई चीज़ें उनके लिए शुरू की गई हैं, जिससे कि वो अपने जीवन को सही तरीके से गुजार सकें और सारी महिलाएं जो हैं वो शिक्षित हो सकें। अब देखिए बात करेंगे कि मिडवाइफरी में महिलाओं की स्थिति का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन स्टेटस इन मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल करना है। इसलिए महिलाओं की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि महिलाओं में जो होता है मिडवाइफरी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य की देखभाल करें। इसलिए महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्वास्थ्य पर रासायनिक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति वह सामाजिक स्थिति से उसके पोषण, प्रसव, देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने को प्रभावित करती है। गरीबी और पिछड़े वर्ग की महिलाएं अक्सर मातृत्व सेवाओं से वंचित रहती हैं। नंबर 2 है कि निर्णय लेने की क्षमता। समाज में महिलाओं की निर्णय लेने की शक्ति सीमित होने से वे अपने स्वास्थ्य संबंधी निर्णय स्वयं नहीं ले पाती हैं। यह मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बढ़ाने का एक प्रमुख कारण होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि स्वास्थ्य पर सामाजिक स्थिति का प्रभाव पड़ेगा और निर्णय लेने की क्षमता जो है वो जागरूक होगी अगर महिलाएं हमारी शिक्षित होंगी तो। इसके बाद देखिए थर्ड जो होगा आपको शिक्षा और जागरूकता का स्तर। शिक्षित महिलाएं परिवार नियोजन, पोषण और स्वस्थता के प्रति अधिक जागरूक होती हैं। इससे स्वस्थ मातृत्व को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, शिक्षित महिलाएं होंगी तो क्या होगा, परिवार नियोजन करना आएगा उसे, परिवार को कैसे नियोजित किया जाता है, अच्छा पोषण बनाना, कौन सा स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है पोषण, कौन सा नहीं होता है, इन सब के बारे में अधिक जागरूक रहेंगी। सांस्कृतिक मान्यताएं। कुछ क्षेत्रों में प्रसव के संबंधित परंपराएं या अंधविश्वास महिलाओं के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिडवाइफरी को इन परंपराओं को समझकर महिलाओं को सही दिशा में शिक्षित करना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, हमारी एएनएम जो होती हैं, मिडवाइफरी जो होती हैं, उन्हें जो अंधविश्वास होते हैं जैसे घर पे डिलीवरी कराना, डिलीवरी के बाद बच्चे को शहद चटाना, ये सारे अंधविश्वास जो हैं इनसे जो हमारी मिडवाइफरी होंगी, एएनएम होंगी, वो उनको काउंसलिंग करेंगी, उनको बताएंगी कि गलत है, ये कोई परंपरा नहीं है, बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। तो ये सांस्कृतिक मान्यताएं जो है ये इनका जो अंधविश्वास है वो काफ़ी हद तक कम होगा और लोगों के सेहत में सुधार होगी। अगर किसी को सीजर आ रहा है, अगर किसी चीज़ की कमी की वजह से आ रहा है बॉडी में, लेकिन उन परिवार को अंधविश्वास में लगता है कि उसको भूत प्रेत लग गए हैं, तो उन चीज़ों से हमें समझाना पड़ेगा कि वो सिस्टम इस तरीके से क्यों हो रहा है बॉडी में, ताकि उनको वो किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में ना फंसें और मरीज़ को सही जगह पर उसका इलाज कराने के लिए उनको मालूम हो। तो इसलिए हमें अंधविश्वास से भी लोगों को बचाना है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे महिलाओं से संबंधित प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं। मेजर हेल्थ इशू अमंग वुमेंस। तो सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू होते हैं वुमेंस में, वो होते हैं आपके माल न्यूट्रिशन के, ठीक है, कुपोषण के। महिलाएं अच्छा भोजन नहीं करती हैं, महिलाओं को अच्छा भोजन नहीं मिलता है तो वो माल नरिश्ड की शिकार हो जाती हैं। मातृ मृत्यु दर से, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, महिलाएं बच्चों को जन्म देने के बाद या जन्म देते हुए एक्सपायर हो जाती हैं। एनीमिया, महिलाओं में बहुत ज़्यादा खून की कमी पाई जाती है। प्रजनन स्वास्थ्य समस्याएं, उन्हें डिलीवरी करने और कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। घरेलू हिंसा और मानसिक तनाव, महिलाओं को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और घरेलू हिंसा को जो है वो बर्दाश्त करना होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच, एक हद तक ही महिलाओं को स्कूल भेजा जाता है, उसके बाद महिलाओं का स्कूल छुड़वा दिया जाता है, उनकी पढ़ाई बंद करा दी जाती है। तो ये सारे बहुत ज़्यादा बड़े और मेजर इशू हैं जो महिलाओं के साथ हमारे समाज में होते आए हैं और हो रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए मिडवाइफरी और नर्स की भूमिका बहुत अहम है। वो गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो फैमिली है, उनको काउंसलिंग कर सकती हैं कि महिलाओं का पढ़ा लिखा होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे मिडवाइफरी की भूमिका। रोल ऑफ मिडवाइफरी इन एम्पावरिंग वुमेन स्टेटस। तो सबसे पहले होगा आपका स्वास्थ्य शिक्षा देना। महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसव के बाद देखभाल, पोषण, परिवार नियोजन और स्तनपान के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। हमारी मिडवाइफरी क्या करेंगी कि अगर कोई महिला है
तो उसको फैमिली प्लानिंग के बारे में, उसका अगर डिलीवरी होनी है या डिलीवरी होने वाली है तो उसको प्रसव से पहले देखभाल के बारे में और प्रसव के बाद की देखभाल के बारे में और कहाँ उसको प्रसव कराना चाहिए, इन सब के बारे में उनको जानकारी देंगी। स्तनपान जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पिलाना बच्चे के लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में जानकारी देंगी। इसके बाद काउंसलिंग, महिलाओं की परामर्श, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी हमारी मिडवाइफरी कर सकती हैं। इसके बाद है आपका सामुदायिक कार्य, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों से जाकर महिलाओं को सरकारी योजना की जानकारी देना और उन्हें लाभान्वित कराना। मतलब अगर हम महिलाओं को बताएंगे कि सरकार उन्हें कौन कौन से लाभ दे रही है तभी वो लाभ उठा पाएंगी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं इंडिया में। तो उन्हें हमें घर घर जाकर ये बताना पड़ेगा कि भाई महिला जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई हुई हैं और कौन कौन सी योजना का वो लाभ ले सकते हैं। इसके बाद देखिए समानता और सम्मान का प्रचार, समाज में महिलाओं के प्रति समानता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देना, सुरक्षित मातृत्व सेफ मदरहुड, प्रसव के समय स्वच्छता, सुरक्षा और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना, ये महिलाओं के लिए जो है वो कुछ नियम होते हैं या महिलाओं को सेफ्टी के लिए हम ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे कंक्लूजन की। तो महिलाएं समाज की आधी जनसंख्या हैं और उसके बिना कोई भी समाज पूरा नहीं हो सकता है। मिडवाइफरी का उद्देश्य केवल प्रसव कराना नहीं बल्कि महिलाओं को पूर्ण रूप से स्वस्थ, गरिमा और अधिकारों की रक्षा करना भी है। जब महिलाएं शिक्षित होंगी, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होंगी तभी समाज वास्तव में विकसित होगा। तो कहने का मतलब है कि महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो आर्थिक तौर से भी विकास होगा देश का और शारीरिक तौर से भी होगा और आपका जो है स्वास्थ्य की तरफ से भी होगा और आत्मनिर्भर भी महिलाएं जो है बनने का मौका मिलेगा। इसलिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे समाज में महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन देखेंगे। महिलाएं समाज की रीढ़ की हड्डी होती हैं। वे परिवार की पोषक, समाज की निर्माता और संस्कृति की संवाहन होती हैं। फिर भी इतिहास से लेकर आज तक महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में कमज़ोर ही होती है। समाज की महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले अनेक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जैविक कारण हैं, जैसे कि भेदभाव करना, जेंडर बायस, भ्रूण परीक्षण, सेक्स सिलेक्शन टेस्ट या सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड एंड शिशु हत्या, इन्फेंट फोर्टिसाइड और लैंगिक अनुपात में असंतुलन होना, सेक्स रेशियो डिस्क्रिमिनेशंस होना, ये बहुत ज़्यादा फैक्टर आपको अफेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी के। इसके बाद देखिए इन सभी कारणों से महिलाओं की स्थिति को न केवल सामाजिक रूप से कमज़ोर किया है बल्कि उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भर पर भी गहरा असर डाला है। ठीक है, मतलब महिलाएं शिक्षित नहीं है, आप उनको मानसिक तनाव दे रहे हो, आप उनको आर्थिक तनाव दे रहे हो, आप उनको फिजिकल तनाव दे रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जब महिलाएं के साथ होंगी तो वो स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता पर भी उनका असर होगा। ये सबकी भी कमी उसमें पाई जाएगी। यही देखिए लिंग भेदभाव की बात करेंगे तो जेंडर बायस अर्थात मतलब लिंग भेदभाव का अर्थ है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर भेदभाव करना। समाज में प्रचलित यह धारणा की है पुरुष श्रेष्ठ है, महिलाएं निम्न है, महिलाओं की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा रही है। हमारा जो देश है ना उसकी जो मेंटेलिटी है कि महिलाएं छोटी होती हैं, महिलाएं पैर की जूती होती हैं, महिलाएं को निम्न होती हैं और हम श्रेष्ठ होते हैं, हम बड़े होते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, ये जो मानसिकता है ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को बीमार बनाती है। जो ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इसके बाद फॉर्म्स ऑफ जेंडर बायस, शिक्षा में भेदभाव। बहुत से परिवारों में आज भी लड़कियों की शिक्षा की महत्व नहीं दिया जाता है, केवल लड़कों के शिक्षा पे ही महत्व दिया जाता है और लड़कियां जो हैं वो इसी कारण मानसिक तनाव का जो है वो रीजन बन जाती हैं।
ठीक है। स्वास्थ्य में भेदभाव, परिवार में लड़के के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि लड़की की इस बीमारी को सामान्य समझकर नज़रअंदाज किया जाता है। तो ऐसा भी होता है बहुत सारे परिवारों में कि लड़के को छींक भी आ गई तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, और लड़की को बहुत कॉम्प्लिकेशंस, कोई सीवियर इन्फेक्शन लगाया है तो उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेंगे घर में ही। पहले उसका ट्रीटमेंट के ऊपर बहुत सारी कुछ अप्लाई करेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे अगर तबीयत ठीक हुई तो ठीक है, नहीं तो ले जा भी सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते। तो लड़कियों का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से नहीं किया जाता है। इसके बाद आर्थिक निर्भरता, महिलाओं को रोज़गार के अवसरों से वंचित रखा जाता है, जिससे कि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर रहें। ये भी लोगों की जो मेल होते हैं उनकी चाल होती है कि महिलाओं को किस तरीके से कंट्रोल में किया जा सकता है, तो उनको आर्थिक स्थिति से क्या कर दो, वीक कर दो। इसके बाद सामाजिक प्रतिबंध, महिलाओं के पहनावे, आवाजाही, निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाती है। ठीक है, ये भी सामाजिक जो प्रतिबंध हैं ये भी महिलाओं को काफ़ी हद तक आगे बढ़ने से रोकते हैं। प्रभाव की बात करें, इम्पैक्ट, तो लिंग भेदभाव के कारण महिलाएं अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती हैं। इससे न केवल व्यक्ति हानि होती है बल्कि समाज का विकास भी जो है वो बाधित होता है। महिलाएं क्या करती हैं कि भेदभाव के कारण महिलाएं अपनी क्षमताओं को पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती हैं। उनको डर लगता है यूज़ करने से, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे भ्रूण परीक्षण सेक्स सेलेक्टिंग टेस्ट के बारे में, जिसका अर्थ मीनिंग है भ्रूण परीक्षण या सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट एक ऐसी चिकित्सक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग का पता लगाया जाता है। इसका जो प्रोसेस है वो यह परीक्षण मुख्यतः अल्ट्रासाउंड, एमनियोसेंथेसिस या कार्ड ब्लड टेस्ट के माध्यम से किया जाता है। इसका वास्तविक उद्देश्य तो आनुवंशिक बीमारियों का पता लगाना होता है, परंतु कई जगह इनका दुरुपयोग करके गर्भावस्था में पल रहे बच्चे का लिंग का जांच के लिए भी किया जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो है वो नहीं कराना चाहिए। इससे भ्रूण हत्याओं के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और माँ की वीकनेस का भी यही एक कारण होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो एक चिकित्सक प्रक्रिया है, बट वो बेबी की हेल्थ के वेलबींग के बारे में यूज होना चाहिए, ना कि उसके सेक्स डिटर्मिनेशन करके उसको जो है वो अबॉर्शन कराने के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए लीगल एस्पेक्ट्स, कानूनी दृष्टिकोण की बात करेंगे तो भारत सरकार ने इस कुप्रथा को रोकने के लिए प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक PCPD&T एक्ट 1994 लागू किया है। इस कानून के तहत भ्रूण परीक्षण के आधार पर लिंग बताना या करवाना अपराध होता है। प्रभाव जो है इसका वो भ्रूण परीक्षण के दुरुपयोग से देश में कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड्स की घटनाएं बढ़ती हैं और लैंगिक अनुपात सेक्स रेशियो में गंभीर संतुलन उत्पन्न होता है। इसलिए लीगल एस्पेक्ट के थ्रू ही अगर आपको ये कराना है तो कराना चाहिए, अदरवाइज़ ये कन्या भ्रूण हत्या के मामले में आप को जेल भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। इसलिए आपको लीगल एस्पेक्ट के थ्रू ये सारे काम कराने हैं, इल्लीगल एस्पेक्ट के थ्रू ये सारे काम नहीं कराने हों। इसके बाद देखिए बात करेंगे कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फोर्टिसाइड्स की। तो जब किसी गर्भवती महिलाओं के गर्भ में कन्या शिशु का पता चलने पर जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है तो इसे कन्या भ्रूण हत्या कहा जाता है। इसका जो कारण होता है वो लड़के की चाह होना, सामाजिक सोच के अनुसार लड़का वंश चलाने वाला और बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, जिसकी वजह से इतना बड़ा कांड लोग करते हैं। वो पहले ही लिंग की जाँच करा लेते हैं और अगर लड़की लिंग की जाँच में अगर पता चलता है तो उसका अबॉर्शन करा के उसको मार दिया जाता है। तो इसका सीधा सीधा जो है वो कुप्रथाओं और जो परंपराएं हैं उनसे इनका रिलेशन होता है कि भाई लड़का जो है वो वंश चलाएगा, लड़का बुढ़ापे में सहारा बनेगा। इस तरीके की जो प्रथाएं हैं वो इसके पीछे का कारण होती हैं। इसके बाद देखिए दहेज प्रथा, बेटी को आर्थिक बोझ समझा जाता है क्योंकि शादी में दहेज देना पड़ता है, इसलिए बेटी को आर्थिक बोझ समझा जाता है। सामाजिक दबाव के कारण पुत्र न होने पर महिलाओं को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए भी कुछ लोग इसकी वजह से भी ऐसा करते हैं। शिक्षा की कमी, अनपढ़ और अंधविश्वासी लोग बेटियों को अभिश्राप मानते हैं। तो बहुत सारे रीज़न हैं ये सब काम करने के कि लड़कियों को अच्छा नहीं मानना, लड़कियों को बोझ समझना, लड़कियों की शादी में पैसा खर्च होगा उसके लिए चिंता करना, लड़कियां जो शादी के बाद अपने घर चली जाती हैं, बुढ़ापे का सहारा नहीं बनती हैं। ये सारे रीज़न जो है इसके मेन रीज़न होते हैं जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा भ्रूण हत्याएं लड़कियों की होती हैं।
और कराई जाती हैं। इसके साथ ही लड़कियों का कम पढ़ा लिखा होना, अंधविश्वास में विश्वास होना, तो ये सारे रीज़न भी होते हैं जो कई बार लड़कियों की मौत का कारण बनते हैं। इसके बाद देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो लैंगिक अनुपात में गिरावट आएगी, महिलाओं की कमी होगी, और महिलाओं की कमी के कारण मानव तस्करी में वृद्धि होगी। विवाह योग्य महिलाओं की कमी से समाज जो है वो असंतुलित हो जाएगा। समाज का जो सेक्स रेशियो है, जो महिला पुरुष का सेक्स रेशियो है, वो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद विवाह योग्य महिलाओं की कमी से समाज में असंतुलन फैलेगा। महिलाओं पर हिंसा और उत्पीड़न में वृद्धि होगी। महिलाओं पर लोग हिंसा करेंगे, वृद्धि उनके लिए लड़ेंगे, उनका व्यापार ज़्यादा होगा, उनका शोषण ज़्यादा होगा। तो महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा रिस्की वाला काम हो जाता है। इसके बाद देखिए फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गरीबी और अंधविश्वास, परिवार में लड़ने को प्राथमिकता, दहेज का डर, सामाजिक तस्करी का भाव। जब जन्म के बाद किसी कन्या शिशु की जानबूझकर हत्या कर दी जाती है तो उसे कन्या शिशु हत्या कहा जाता है। ठीक है, तो कन्या शिशु हत्या जो है वो बहुत सारे रीजन की वजह से की जाती है। लॉट्स ऑफ रीजन है जिसकी वजह से हम कन्या की हत्या कर देते हैं कई बार, और हम जो है वो क्रिमिनल का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे इसके प्रभाव की। तो परिवार में अपराध बोध और मानसिक तनाव की वजह से, समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास की वजह से, मानव के विरुद्ध अपराध की वजह से हम ये सारे कांड करते हैं। जो कन्या भ्रूण हत्या करते हैं वो परिवार में अपराध बोध और मानसिक तनाव जो इतना चलता है वो सारा भी हम लड़कियों के ऊपर ही उतारते हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे लैंगिक अनुपात और असमानता की, सेक्स रेशियो एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो सेक्स रेशियो की हम बात करेंगे, ये है किसी देश में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। सेक्स रेशियो हम कैसे काउंट करते हैं, 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं, इस तरीके से काउंट करके हम सेक्स रेशियो को पता करते हैं। तो सेंसस की अगर हम बात करें 2001 में जो था वो 933 महिलाएं थीं और 1000 पुरुष थे। मतलब यहाँ पे भी हमारी 70 करीब महिलाएं जो है वो कम पाई जाती थी पुरुषों के मुकाबले में। इसके बाद हम 2011 की बात करेंगे तो 940 महिलाएं होती थी 1000 पुरुष पे। इसके बाद NFHS की बात करेंगे तो 2021 में 1020 महिलाएं होती थी 1000 पुरुष पे। थोड़ा सुधार हुआ था 2021 में। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे लैंगिक असमानता के कारण की। तो महिलाएं शिक्षित की कमी होने की वजह से, आर्थिक निर्भरता होने की वजह से, समाज की परंपराएं, पितृ सत्तात्मक मानसिकता, कानूनी जागरूकता का अभाव होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम जो है महिलाओं के साथ में होती है, जो लैंगिक असमानता का कारण बनती है। लैंगिक असमानता के प्रभाव की अगर हम बात करें तो महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है, निर्णय लेने की शक्ति सीमित रहती है, स्वस्थ पोषण और सुरक्षा में असमानता होती है, और मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होती है। ये भी कुछ मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपका महिलाओं का लिंग जो है वो पता किया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है, या फिर उनको जो है दबा कर रखा जाता है, या फिर उनको प्रेशर में रखा जाता है। महिलाओं की आवाज़ दबा दी जाती है, महिलाओं की बात को नहीं सुनना, महिलाओं को अपने डिसीजन में शामिल नहीं करना, निर्णय लेने की शक्ति जो है वो सीमित रखना, हर चीज़ में निर्णय पुरुषों का होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य पोषण सुरक्षा में असमानता होना, लड़कों को अलग तरीके का भोजन प्रोवाइड करवाना, लड़कियों को डिफरेंट तरीके का भोजन प्रोवाइड करवाना, मातृ मृत्यु दर में वृद्धि होना, ये सारे रीजन हैं जिसकी वजह से महिलाओं में जो है वो लैंगिक असमानता का प्रभाव देखने को मिलता है और हीन भावना के साथ में महिलाओं को देखा जाता है। इसके बाद देखिए भेदभाव और सामाजिक दृष्टिकोण की तरीके से अगर हम देखें, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एटीट्यूड। तो महिलाओं के साथ भेदभाव केवल जन्म या गर्भ के समय ही नहीं बल्कि जीवन भर चलता है। बचपन में शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है, विवाह के बाद परिवार में अधीनता कर दिया जाता है, कार्यस्थल पर असमानता, वेतन के मद्देनज़र रखते हुए, सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखते हुए महिलाओं को हर तरीके से पीछे रखने की कोशिश की जाती है। मिडवाइफरी दृष्टि से अगर हम देखें तो यह भेदभाव महिलाएं स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। मिडवाइफरी को ऐसी महिलाओं की पहचान कर उन्हें उचित सलाह देकर परामर्श देने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब महिलाएं मानसिक तौर पर भी बहुत बीमार रहती हैं, क्योंकि मानसिक तौर पर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा जाता है और उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से महिलाएं जो हैं वो अंदर अंदर बहुत परेशान होती हैं और उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो हमारी जो मिडवाइफ होंगी, जो एएनएम्स होंगी, वो ऐसी महिलाओं की काउंसलिंग करेंगी, उनको बताएंगी कैसे वो अपनी देखभाल करें, कैसे वो उनकी टेक केयर करें और उनको हेल्प करेंगी इस स्ट्रेस से बाहर निकालने में।
इसके बाद देखिए महिलाओं की स्थिति सुधारने के उपाय, मेजर्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो शिक्षा का प्रसार, हर लड़की को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना आवश्यक है। कानूनी संरक्षण, PCPD&T एक्ट के अनुसार जो है कानून में इसका प्रशिक्षण है, 1994 में आया था ये। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में आया था। डोरी प्रोहिबिशन टेक्स्ट 1961 में आया था। तो ये कानून ने कुछ नियम बनाए हैं जिसके तहत महिलाएं जो है इसकी सेवा ले सकती हैं। महिलाओं को अपनी स्थिति सुधारने के लिए ये एक कुछ नियम, गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं चलाई हैं जिसके तहत महिलाएं इसका लाभ उठा के अपने आप को सुरक्षित कर सकती हैं। सरकारी योजनाएं की बात करें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ये कुछ योजनाएं हैं जिनकी हेल्प लेके जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वो अपनी स्थिति में अच्छा सुधार कर सकती हैं। इसके बाद देखिए सरकारी योजनाएं कानूनी का लाभ उठाने के बारे में बात करेंगे। 4th पॉइंट जो कि आपका है सामाजिक जागरूकता अभियान, लोगों को महिलाओं के प्रति सोच बदलने के लिए शिक्षित करना। मीडिया की भूमिका, सकारात्मक महिला छवि प्रस्तुत करना। महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, आत्मरक्षा और नेतृत्व प्रशिक्षण देना, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनके ऊपर महिलाएं काम कर सकती हैं और अपने आप को सशक्त बना सकती हैं। इसके बाद देखिए मिडवाइफरी और नर्स की भूमिका क्या होगी, रोल ऑफ मिडवाइफरी इन एड्रेसिंग जेंडर इशू। तो महिलाओं को जागरूक करना है, भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण के दुष्परिणामों के बारे में समझना या समझाना, स्वास्थ्य परामर्श देना, गर्भावस्था, पोषण और परिवार नियोजन संबंधी मार्गदर्शक देना एंड सामुदायिक नेतृत्व करना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, कुछ मुख्य योजनाएं हैं, कुछ मुख्य पहलू हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है और इनके तहत हम अपने कम्युनिटी में पेशेंट की काउंसलिंग करके इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे महिलाओं को जागरूक करिए, महिलाओं को बताइए भ्रूण हत्या अपराध होता है, महिलाओं को बताइए कि इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, महिलाओं को ये बताना पड़ेगा कि उनकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा, स्वास्थ्य के बारे में उन्हें परामर्श देना पड़ेगा, उनके पोषण कैसे उनको लेना चाहिए, गर्भावस्था उनको कब धारण करनी चाहिए, परिवार नियोजन किससे संबंधित कौन कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं, उनको लाभ कैसे वो उठा सकती हैं, उसके बारे में उनको बताना। सामुदायिक नेतृत्व, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कैसे कर सकती हैं, इन सब के बारे में महिलाओं को बताना होगा। इसके बाद देखिए हम देखेंगे सामुदायिक नेतृत्व, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भावनात्मक सहयोग, समाज में भेदभाव झेल रही महिलाओं को मानसिक सहारा देना एंड सरकारी योजनाओं का प्रचार करना। मातृ सुरक्षा और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी देना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो महिलाओं को हम काउंसलिंग करके या उनको जागरूक करके इन सारी सेवाओं को महिलाओं को प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो महिलाओं के प्रति भेदभाव समाज की सबसे गहरी जड़ है जो विकास में बाधा बनती है। लिंग आधारित हिंसा, भ्रूण हत्या, असमानता न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि मानवता को भी खिलाफ होती है। जब तक सामाजिक महिलाओं को बराबर का दर्जा नहीं देगा तब तक सच्चे अर्थों में विकास संभव नहीं है। मिडवाइफरी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन हैं। वे महिलाओं को जागरूक बनाकर समाज में समानता, सम्मान और स्वास्थ्य की भावनाओं को स्थापित कर सकती हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है, उनको बताना है कि उनकी क्या वैल्यू है, उनको बताना है कि सरकार उनके लिए क्या क्या काम कर रही है, उनको बताना है वो अपना ध्यान कैसे रखें, उनको ये भी बताना है कि लिंग अनुपात की जांच कराना कितना अपराध वाला काम होता है। इन सब के बारे में महिलाओं को जागरूक करना है क्योंकि हमारे देश की बहुत सारी महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, किसके लिए वो फ़ाइट कर सकती हैं और कहाँ जाकर फ़ाइट कर सकती हैं, इन सब के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो वो सारी जानकारी आपको पेशेंट को करानी है। इसके बाद हम बात करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, कल्चर एंड लिटरेसी की। इफ़ेक्ट ऑफ ट्रेडिशन, कल्चर एंड लिटरेसी क्या होता है, तो समाज में महिलाओं की स्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है जिनमें परंपराएं, ट्रेडिशन, संस्कृति, कल्चर और साक्षरता, लिटरेसी सबसे महत्वपूर्ण हैं। ये तीनों तत्व मिलकर किसी व्यक्ति की सोच, व्यवहार और जीवनशैली को निर्धारित करते हैं। विशेषकर महिलाओं के जीवन, अधिकारों और स्वास्थ्य पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इफ़ेक्ट ट्रेडिशन, कल्चर और लिटरेसी जो है वो महिलाओं के जीवन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है क्योंकि ये अनेक प्रकार से महिलाओं को जो उसकी जीवन शैली होती है उसके ऊपर निर्धारित होती है, इसलिए ये महिलाओं को ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो चीज़ उनको नहीं करने का मन है वो भी उनको करना पड़ता है क्योंकि वो उनके ट्रेडिशन में आता है, कल्चर में आता है। जैसे कि पर्दा प्रथा करना, साड़ी पहनना,
और घर के कुछ ऐसे काम करना जो महिलाएं नहीं करना चाहती हैं लेकिन फिर भी उनको करने पड़ते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये सब जो है वो ट्रेडिशन और लिटरेसी के चलते महिलाओं को डिप्रेस्ड जो है वो कंडीशन में रखते हैं। इसके बाद देखिए मिडवाइफरी के क्षेत्र में इन कारकों को समझना आवश्यक है, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आदतें, निर्णय लेने की क्षमता और चिकित्सा सेवा को के प्रति उनका दृष्टिकोण समाज की परंपराओं, संस्कृति और शिक्षा पर निर्भर करता है। भाई पढ़ी लिखी महिला होगी तो इन सब चीज़ों को नहीं करेगी, अपने अधिकारी के लिए लड़ेगी, अपना राइट उसे पता होगा, अपने फंडामेंटल राइट्स उसको मालूम होंगे, तो वो इन चीज़ों को से फॉलो नहीं करेगी। तो महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी आदतें जो होती हैं वो निर्णय लेने के लिए जो है महिला का पढ़ा लिखा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद देखिए बात करेंगे परंपरा क्या होती है, ट्रेडिशन क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो परंपरा का जो मतलब होता है, परंपराएं वे सामाजिक मान्यताएं, रीति रिवाज और व्यवहार के तरीके हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। ये समाज के आचार विचार, विवाह प्रसव, आहार और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, परंपरा क्या होगी कि पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, पुराने लोग अपनी आदतों को जो है नई जनरेशन के ऊपर थोपते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत आज के ज़माने में नहीं है, क्योंकि वो उनकी परंपरा में चली आ रही है, इसलिए उनको करना पड़ता है। इसके बाद देखिए महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है परंपरा का। तो प्रसव संबंधी परंपराएं, जैसे कई ग्रामीण या पारंपरिक समाजों में प्रसव के दौरान अस्पताल जाने के बजाय घर पर दाई को बुलाने का प्रावधान होता है। तो इससे मातृ और मृत्यु दर की संख्या जो है वो बढ़ती है। उनको ये नहीं पता कि आज के जनरेशन में और पुरानी जनरेशन में बहुत अंतर है, क्योंकि पहले इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज हमारे यहाँ हॉस्पिटल का बहुत अच्छा सेटअप हर जगह अवेलेबल है। तो हमें हमेशा इस चीज़ की जो डिलीवरी जैसा जो चीज़ है वो एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे ही कराना चाहिए, जिससे कि माँ और बच्चे को बचा लिया जाए। अब दाई लोग जो होती है उनको इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती है, और कई बार बच्चे और माँ जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। इसके बाद आहार संबंधी मान्यताएं, जैसे गर्भवती महिलाओं को गर्म या ठंडा भोजन ना देने जैसी परंपराएं उसके पोषण को प्रभावित करती हैं, क्योंकि उसको ठंडा खाया नहीं जाता, उसको ज़्यादा गर्म खाया नहीं जाता, या तो उसको गर्म दिया जाता है या ठंडा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा आहार नहीं ले पाती है और महिलाओं को कुपोषण का भी शिकार होना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे महिला की भूमिका सीमित करना। कई परंपराएं महिलाओं को केवल घरेलू कार्यों तक सीमित करती हैं, जिससे उनकी शिक्षा और स्वतंत्रता बांधी जो जाती है। उनको घर में रखा जाता है, घर के ही काम करवाए जाते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो ये जो है उनकी मानसिक स्थिति को भी ख़राब करती हैं और आर्थिक स्थिति को भी ख़राब करती हैं। इसके बाद सुनिश्चित और अशुद्धता की मान्यता। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगी, मासिक धर्म या प्रसव के समय महिलाओं को अशुद्ध माना जाना भी एक प्रकार से उनको मेंटल स्ट्रेस देने जैसा होता है, जो उनके मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। भाई उनका कॉन्फिडेंशियलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय करता है, उनकी सम्मान को जो है ठेस पहुंचाता है। तो पीरियड्स के दौरान मासिक धर्म के दौरान उनके साथ में अभद्रता टाइप का व्यवहार करना भी महिलाओं को झेलना पड़ता है। इसके बाद देखिए सकारात्मक परंपराएं, कुछ अच्छी परंपराएं भी होती हैं, जैसे कुछ परंपराएं महिलाओं को सम्मान भी देती हैं, जैसे नवरात्रि में कन्या पूजन, माँ की भूमिका का आदर आदि जो है उनको सकारात्मक परंपराएं भी जो है हमारे समाज में उपलब्ध हैं। कई जगह पे महिलाओं को पूजा भी जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन इसी समाज में उन्हीं महिलाओं को कई बार अपमान का भी सामना करना पड़ता है। इसके बाद देखिए सांस्कृतिक कल्चर का प्रभाव अगर हम देखेंगे तो संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली, विश्वास, मूल्य, कला, भाषा और परंपराओं का समुच्चय होती है। यह तय करती है कि समाज में महिला और पुरुष की भूमिका कैसी होगी। सांस्कृतिक मतलब उसका नेचर कैसा है, उसकी संस्कृति कैसी है, वो कौन से रिलीजन से है, वो किन चीज़ों को फॉलो करती है, ये सब भी बहुत मायने रखता है। महिलाओं या सांस्कृतिक प्रभाव क्या क्या होंगे, तो पितृसत्तात्मक संस्कृति। अधिकांश भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक सोच प्रबल है, जहाँ निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों के पास होता है, महिलाओं को अधीन माना जाता है। महिलाओं को पुरुषों के अधीन माना जाता है, मतलब वो पुरुषों के ऑब्जर्वेशन में, पुरुषों के अंडर, पुरुषों के कहने के अनुसार ही काम करें, ऐसा उनको प्रेशराइज किया जाता है, जो कि महिलाओं को इनडायरेक्टली वे में उनके मेंटल प्रेशर पे जो है वो अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसके बाद देखिए बात करेंगे महिलाओं की मर्यादा और आचार के बारे में। तो कई संस्कृतियों में महिलाओं को संकोच, आज्ञाकारिता और सहनशीलता की अपेक्षा की जाती है, जिससे वे अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाती। उनको ऐसा सिखाया जाता है, ऐसा पढ़ाया जाता है कि महिलाओं में सोचने की क्षमता और बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि उनके साथ में कुछ गलत भी हो रहा हो तो वो उसको बर्दाश्त कर सकें, उसको नेगलेक्ट कर सकें। इसके बाद देखिए विवाह और पारिवारिक प्रणाली। संस्कृति यह निर्धारित करती है कि विवाह किस उम्र में होगा, दहेज की परंपरा कैसी होगी और परिवार में महिलाओं की स्थिति क्या होगी। तो ये भी एक रीज़न है कि विवाह और परिवार प्रणाली में संस्कृति पर आधारित होता है कि विवाह किस उम्र में होगा, कैसा होगा, दहेज लेना है नहीं लेना। ये भी कई हद तक महिलाओं की महिलाओं का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाता है। इसके बाद देखिए प्रजनन पर नियंत्रण। कई संस्कृतियां महिलाओं को संतान उत्पत्ति के साधन के रूप में देखती हैं, ना कि एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। इससे परिवार नियोजन और मातृत्व स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं कि बस उनका एक ही मोटो होता है बच्चे पैदा करना, संतान उत्पत्ति करना, इतना ही महिलाओं तक सीमित होता है, उसके आगे नहीं होता, जो कि महिलाओं के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद देखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन। तो आधुनिक संस्कृति में महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वतंत्रता के अवसर दिए हैं। जब महिलाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से अधिक सशक्त हो रही हैं, उस समय पे महिलाओं को आधुनिक संस्कृति में शिक्षा दी जाती है। लिटरेसी का प्रभाव देखेंगे। साक्षरता का मतलब, साक्षरता का अर्थ है पढ़े लिखने और समझने की क्षमता। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं देती है बल्कि सोचने और निर्णय लेने की शक्ति भी प्रदान करती है, जिसकी वजह से हमें पढ़ा लिखा होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद देखिए महिलाओं पर साक्षरता का क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। इफेक्ट ऑफ लिटरेसी ऑफ वुमेन। तो सकारात्मक प्रभाव, स्वास्थ्य जागरूक होंगे, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी महिलाएं। शिक्षित महिलाएं गर्भावस्था, पोषण और स्वास्थ्य की प्रति अधिक सजग रहती हैं। परिवार नियोजन में वो हेल्प लेंगी। शिक्षित महिलाएं छोटे परिवारों, सुरक्षित मातृत्व को प्राथमिकता देती हैं। वो ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहती हैं। वो जो शिक्षित महिलाएं होती हैं वो सोचती हैं छोटा परिवार हो और हम उसकी बहुत अच्छे से केयर कर सकें, उसको अच्छी शिक्षा दे सकें। आर्थिक स्वतंत्रता देखेंगे तो शिक्षित महिलाओं को रोजगार के अवसर देती है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर भी बनती हैं और परेशानी में अपनी फैमिली की भी आर्थिक तरीके से मदद करने में सक्षम होती हैं। सामाजिक सम्मान की बात करें तो शिक्षित महिलाएं समाज में सम्मान और समानता प्राप्त करती हैं। निर्णय लेने की क्षमता अगर देखें तो शिक्षित महिलाएं अपने स्वास्थ्य, परिवार और जीवन से संबंधित निर्णय लेने में सक्षम होती हैं। तो इसलिए शिक्षा का स्तर अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज में उनकी इज्जत भी बनेगी, अपने निर्णय खुद ले पाएंगी, अपनी फैमिली की हेल्प कर पाएंगी, अपनी फैमिली को पढ़ा लिखा कर पाएंगी, परिवार नियोजन कर पाएंगी। इसके अलावा अगर आर्थिक कोई स्थिति ऐसी पैदा हो रही है परिवार में तो अपनी आर्थिक तरीके से भी बच्चों की मदद कर पाएंगी। उनको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होंगे कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। अपना अच्छा पोषण कर पाएंगी, अपनी फैमिली का अच्छा पोषण कर पाएंगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक महिला का शिक्षित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी माना गया है। साक्षरता की कमी के नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। अगर साक्षरता नहीं है तो उसके नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच का अभाव, स्वास्थ्य सेवाएं तक वो पहुंच नहीं पाएंगी। भ्रूण हत्या और अंधविश्वासों में उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ेगा। अज्ञानता और समानता का शिकार होंगी। बाल विवाह और बार बार गर्भधारण जैसी समस्याएं उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए साक्षरता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक महिला के लिए। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे मिडवाइफरी में इन कारकों का महत्व। इम्पोर्टेंस इन मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी के क्षेत्र में परंपरा, संस्कृति और साक्षरता का विशेष महत्व है, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर महिलाओं के स्वास्थ्य व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मिडवाइफरी की भूमिका क्या रहेगी। तो देखिए सांस्कृतिक समझ। मिडवाइफरी को महिला के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझने और समझते हुए उसके अनुसार उसे सलाह देने में हेल्प मिलेगी। भाई पहले वो समझेंगी कि उसके परिवार में कैसा होता है, महिला के साथ क्या प्रॉब्लम है, उसकी सांस्कृतिक कैसी है, वो कौन सी कास्ट से रिलेट करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसे वो सलाह दे पाएंगी। स्वास्थ्य शिक्षा। महिलाओं को वैज्ञानिक जानकारी देकर गलत परंपराओं को बढ़ने में मदद मिलने से रोक पाएंगे। अगर कोई अंधविश्वास के तरीके से काम कर रही है महिला, तो अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो आप उसको साइंटिफिक रीज़न बताकर उस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हो कि भाई ये साइंटिफिकली इस तरीके से नहीं होता है, दूसरे तरीके से होता है। तो उनका जो अंधविश्वास बना हुआ है, जो गलत धारणा बनी हुई है, उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं।
साक्षरता बढ़ाने में सहयोग। मिडवाइफरी समुदाय में महिला शिक्षा और साक्षरता को प्रोत्साहित कर सकती हैं। जागरूकता अभियान, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य और स्तनपान जैसे विषयों पर ग्रामीण स्तर पर कार्यक्रम आयोजित जो है महिलाएं कर सकती हैं अगर वो जागरूक होंगी। अगर उन्हें पता होगा कि जो सरकार है उनके लिए कौन कौन सी सुविधाएं दे रही है, कौन कौन से प्लान चला रही है, तो वो इस चीज़ में भी हेल्प ले सकती हैं। इसके बाद देखिए बात करेंगे महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। मेजर्स टू इम्प्रूव वुमेन स्टेटस, तो परंपरागत मान्यताओं का उन्मूलन कर सकते हैं। सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों को बढ़ावा दे सकते हैं। महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान दे सकते हैं। सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन कर सकते हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण मिशन, जननी सुरक्षा योजना, इन सब का लाभ उठा सकते हैं। इन सब के बारे में जानकारी लेके इनका गवर्नमेंट से हम लाभ ले सकते हैं, अपने आप को सशक्त बना सकते हैं। सामाजिक जागरूकता बढ़ा सकते हैं। मीडिया, स्कूल और सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से हम इन चीज़ों को जागरूक कर सकते हैं। महिलाओं को साक्षरता कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, उनको जो है हम शिक्षित कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं उनके फंडामेंटल राइट क्या क्या होते हैं और किस तरीके से उनको जो है वो राइट्स अर्जित हो सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें, अगर समराइज़ की बात करें, तो परंपरा, संस्कृति और साक्षरता ये तीनों ही किसी समाज की आत्मा है। यदि परंपराएं सकारात्मक हों, सांस्कृतिक समानता पर आधारित हो और साक्षर व्यापक हो तो समाज में महिलाओं की स्थिति स्वतः ही मजबूत हो जाती है। मिडवाइफरी का उद्देश्य केवल इतना ही है कि महिलाओं के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। महिलाओं को अच्छा सेहत, अच्छी हेल्थ, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा हाइजीनिक इन्वायरमेंट और अच्छा स्टेटस, सोशल स्टेटस, ये सब प्रोवाइड हो सके। हमारा बस इतना ही इसमें कहना है कि महिलाएं अगर शिक्षित होंगी तो ये सारे काम अपने आप ही होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा परिवार पढ़े लिखे होंगे, उनमें समझ होगी कि किस तरीके से काम करना होता है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण करना है, किस तरीके से हमें फैमिली प्लानिंग को अपनाना है, कौन कौन से फैमिली प्लानिंग को अपनाना है। इन सब का डिसीजन कोई भी महिला आसानी से ले पाएगी अगर वो शिक्षित होगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।